तो मैं हूं ट्राइहैक के लिनक्स प्रिविलेज रूम के अंदर। पिछली वीडियो में हमने कैपेबिलिटीज की मदद से लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन देखा था, लेकिन एक दूसरे रूम में। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स प्रिविलेज रूम का यूज लेने वाले। इसकी इमेज ध्यान से देख लो। ट्राइहैक पे लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के 3-4 रूम है, आपको इसी वाले पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आप लोगों को टास्क 1 को ओपन कर लेना है और वहां पे स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेना है। मशीन स्टार्ट होने के बाद आपको आईपी एड्रेस मिलेगी और आईपी एड्रेस मिलने के भी 1-2 मिनट बाद तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन पे काफ़ी सारी सर्विसेज रन कर रही है, तो उसका स्टार्टअप टाइम थोड़ा सा स्लो है। एक बार मशीन स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप उसमें SSH कर सकते हो। SSH करने का कमांड यहाँ पे दिया है। अब क्योंकि ये मशीन काफ़ी पुरानी है तो इसमें आपको होस्ट की एल्गोरिदम सेट करनी पड़ेगी SSH RS से, ठीक है। अब यहाँ पे हम SSH करते हैं मशीन के अंदर, तो मैं SSH का कमांड पेस्ट करूंगा, प्लस जो ऑप्शन हमारे को दिया था वो यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद एंटर मारेंगे, यस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड 321। और अब लॉगिन होने के बाद हम लोग फोकस करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है NFS या फिर नेटवर्क फाइल शेयर। आज हम उसकी मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि NFS होता क्या है लिनक्स के अंदर, नेटवर्क फाइल शेयर। तो बहुत सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं ना, नेटवर्क फाइल शेयर बिल्कुल सिंपल है। जैसे FTP और SMB होता है ना फाइल को शेयर करने के लिए नेटवर्क पे, वैसे ही NFS भी होता है। कोई अलग काम नहीं करता। जैसे FTP पे आप लॉगिन करते हो, SMB पे लॉगिन करते हो, उस पर जाते हो, फाइल्स एंड फोल्डर्स रखी रहती है, उनको विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो, अगर राइट की परमिशन है अपलोड कर सकते हो। वही सेम काम आप NFS में भी कर सकते हो। तो इसमें भी बिल्कुल सेम होता है। इसका एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है, वो पोर्ट ओपन है तो आप इससे कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट होने के बाद आप देखते हो क्या क्या फोल्डर्स वगैरह है और उस हिसाब से आप अपनी चीज करते हो। समझ गए? बिल्कुल सिंपली मैंने आपको समझा दिया। अब जो मेन क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम FTP और SMB से कंपेयर कर रहे हैं, तो FTP और SMB दोनों इनिशियल एक्सेस के लिए यूज होते हैं, है ना। कभी प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए आप लोगों ने उसका यूज नहीं लिया हुआ। तो यहाँ पे NFS कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर फिट बैठ रहा है, ये भी तो अगर फाइल एंड फोल्डर शेयर हो रहे हैं नेटवर्क पे, तो हमें Nmap से स्कैन मार के इसके अंदर फाइल्स वगैरह देख के इनिशियल एक्सेस ही तो ले पाएंगे। प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करेंगे, इससे वो समझना है हम लोगों को, है ना। अब बिल्कुल सही बात है, इसको भी हम इनिशियल एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे SMB या FTP के हम करते हैं ना कि उस पर क्रेडेंशियल्स की कोई फाइल रखी रहती है, कई बार हमारे को उसमें हिंट्स मिल जाती है, या फिर कई बार उसमें राइट के प्रिविलेज होती है, तो वहां पे हम अपनी कोई शेल फाइल अपलोड कर देते हैं और वेबसाइट में जाके फिर उस पर क्लिक करके रिवर्स शेल ले लेते हैं। यही सब काम NFS में भी होते हैं, यही सब काम आप FTP SMB में भी कर सकते हो। अब प्रिविलेज एस्केलेशन में जो है ना, NFS थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। NFS की एक फंक्शनैलिटी है जो हमारे को लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन में हेल्प करती है, जो FTP और SMB में नहीं है। उसको समझने के लिए मैं आपको एक पहले फाइल दिखाता हूँ, वो फाइल को हम पढ़ेंगे, उससे आपको समझ आएगा प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होता है NFS की मदद से। तो मैं कमांड लिखूंगा cat etc exports, ठीक है, S लगा देना एंड में, एक्सपोर्ट्स, एंटर मारते हैं। अभी जो फाइल है ना, ये फाइल क्या है, NFS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यानी कि इसमें NFS की सेटिंग्स लिखी रहती है कि NFS कैसे काम करेगा, क्या फोल्डर शेयर करना है, क्या करना है, वो सब यहाँ पे लिखा रहता है। अब जिन लाइन पे हैश है, इसका मतलब वो कमेंट है, उन पे हम ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ एक ही लाइन ऐसी जिसपे हैश नहीं है, हम उस पर ध्यान देंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो टेम्पररी फोल्डर, यानी कि इस सिस्टम का जो टेम्पररी फोल्डर है उसके अंदर क्या फाइल्स है, अभी हम देख भी लेते हैं ls temp करके। तो ये जो टेम्पररी फोल्डर है, ये वाला फोल्डर इसने शेयर कर रखा है, यानी कि इस पर कोई भी देख सकता है। जैसे FTP SMB में कोई भी फोल्डर शेयर कर सकते हो, इसने टेम्प फोल्डर को शेयर कर रखा है और उस पे रीड और राइट दोनों की परमिशन दे रखी है, यानी कि जो भी सामने इसको अपने सिस्टम पे माउंट करेगा, ठीक है, NFS से जो भी हम फोल्डर्स को शेयर करते हैं, ठीक है, सामने वाला उनको अपने सिस्टम पे माउंट कर सकता है। तो उनको जो भी माउंट करेगा अपने सिस्टम पे देखने के लिए, वो इस पे रीड भी कर सकता है टेम्पररी फोल्डर पे और राइट भी कर सकता है। अब बाकी चीजों को छोड़ते हुए मेन चीज हमारी यहाँ पे क्या है, ये चीज, ठीक है, ये जो नो रूट स्क्वाश है, आपको ये समझना पड़ेगा, इसी की मदद से प्रिविलेज एस्केलेशन होगा। अब नो रूट स्क्वाश को समझने से पहले आपको सिर्फ इतना पार्ट समझना पड़ेगा, रूट स्क्वाश। रूट स्क्वाश का अपोजिट है नो रूट स्क्वाश। तो रूट स्क्वाश एक NFS की प्रोटेक्शन है और नो रूट स्क्वाश का मतलब है इस प्रोटेक्शन को डिसेबल कर दिया गया। तो ये समझते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन है रूट स्क्वाश, ये क्या कहती है, ये रूट स्क्वाश प्रोटेक्शन ये कहती है कि अगर मान लो ये माउंट करा, किसी ने टेम्पररी फोल्डर को बाहर से एक्सेस करा, ठीक है, क्योंकि NFS की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं टेम्प फोल्डर को। अगर सामने वाले ने एक्सेस करा और इसमें राइट के प्रिविलेज है जो कि हमारे पास है राइट के, तो अगर मान लो सामने वाला कोई रूट यूजर है, अपने सिस्टम पे रूट यूजर है, उसने यहाँ पे माउंट करा और उसने टेम्पररी फोल्डर के अंदर एक फाइल राइट करी, तो अगर उसने एक फाइल राइट करी तो उस फाइल का ओनर कौन होगा, मेरे को ये समझा सकते हो। अगर तुम खुद सोचोगे, मैंने अपने सिस्टम से, मेरे सिस्टम से, ठीक है, इस वाले सिस्टम पे नहीं, अपने सिस्टम से NFS की मदद से यहाँ गया और मैंने इस टेम्पररी फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करी। अब मैं था रूट यूजर, जो ये फाइल मैंने क्रिएट करी इस टेम्पररी फोल्डर के अंदर, उसका ओनर कौन हुआ।
अब रूट स्क्वाश परमिशन क्या कहती है कि अगर ऐसे केस में सामने वाला रूट है तो इस फाइल का जो ओनर होगा वो रूट नहीं होगा, उसको हम कोई भी एक रैंडम यूजर बना देंगे, मतलब वो रूट यूजर नहीं हो सकता। लेकिन अगर नो रूट स्क्वाश यहाँ लिखा है तो अगर सामने वाला रूट यूजर है, ठीक है, जिसने यहाँ पे माउंट करा अपने सिस्टम में और टेम्पररी फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दी, तो अगर वो रूट है तो वो इस सिस्टम का भी रूट माना जाएगा, ठीक है, तो वो इस सिस्टम का भी रूट माना जाता है। तो अगर मैंने वहां पे कोई फाइल क्रिएट करी file.txt, ठीक है, अपने सिस्टम से इस फोल्डर के अंदर, तो वो इस सिस्टम ऐसा लगेगा, इस सिस्टम वालों को ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअली में इस सिस्टम के जो रूट यूजर है उसी ने वो file.txt को क्रिएट करा है। इसी की फायदा उठा के हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को सुन के बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना, जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं पहले प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूं। अब सबसे पहले एनएफएस को एक्सप्लॉइट करने से पहले आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि एनएफएस अनेबल है भी या नहीं इस सिस्टम पे। तो कैसे पता चलेगा एक जने को एनएफएस अनेबल है या नहीं? तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अपने सिस्टम पे चलेंगे, क्योंकि एनएफएस नेटवर्क प्रोटोकॉल है जस्ट लाइक एफटीपी एसएमपी, तो हम स्कैन करेंगे सिस्टम को, पोर्ट्स को स्कैन करेंगे, वहां पे एनएफएस हम लोगों को दिख जाएगा। तो मैं अपने सिस्टम पे आ गया हूं, यहाँ पे लिखते हैं एनमैप और उसके बाद आईपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब टारगेट की आईपी देंगे, एंटर मार देंगे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने आप अगर एनएफएस ओपन होगा दिख जाएगा वो। तो यहाँ पे आ गया एनएफएस, ठीक है, ये एनएफएस ओपन है, मतलब इसका पोर्ट नंबर क्या होता है 2049। अब एनएफएस की एक स्पेशल आपको टिप बता देता हूं यहाँ पे। एनएफएस जो प्रोटोकॉल है वो एक्चुअली में आरपीसी बाइंड प्रोटोकॉल का यूज लेता है। आरपीसी बाइंड प्रोटोकॉल का यूज लेता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। तो जब भी आपको एनएफएस अनेबल मिलेगा तो आपको आरपीसी भी अनेबल मिलेगा, और आप इसको वाइसा वर्सा भी ले सकते हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आरपीसी अनेबल होगा तो एनएफएस होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी मशीन में आरपीसी दिया जा रहा है तो काफी चांस ऐसी है कि शायद वो एनएफएस की वजह से अनेबल करा गया हो, तो ऐसा हो सकता है उस मशीन पे एनएफएस भी हो। तो कभी भी आरपीसी बाइंड दिखे तो एक बार एनएफएस को जरूर डबल चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर एनएफएस रन कर रहा होगा तो आरपीसी चाहिए ही होगा, ठीक है, इसलिए आरपीसी अनेबल हो जाता है एनएफएस के चक्कर में। तो अब हमारे को ये तो पता चल गया कि एनएफएस रन कर रहा है। अब एनएफएस से कनेक्ट कैसे होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें शेयर्ड हो रखी हैं वो हम कैसे देखते हैं, तो वो हम पता लगाते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है जिसका नाम होता है शो माउंट, ठीक है, शो माउंट। वो हम कमांड ये हमारे को बताएगा कि कौन कौन सी चीजें शेयर कर रखी है सामने वाले ने एनएफएस की मदद से, शो माउंट कमांड। अब जो लोग काले लिनक्स यूज कर रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। अब जो लोग मेरी तरह उबुंटू यूज कर रहे हैं, उबुंटू के अंदर ये पहले से नहीं आता, तो आपको लिखना पड़ेगा एप्ट इंस्टॉल nfs-common और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको देना है शो माउंट -e। एक्सपोर्टेड शेयर्स दिखाता है कौन कौन सी चीजें शेयर हो रखी है, वो यहाँ पे -e ऑप्शन हमारे को बताता है। उसके बाद आपको टारगेट की आईपी देनी है, एंटर मारते हैं। अभी हमारे को बताएगा कि एक्सपोर्टेड जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो सामने से क्या है, टेम्प फोल्डर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये हमारे को बता रहा है, ठीक है, हमारे को पता चल गया टेम्प फोल्डर। अब अगर मान लो आपको टेम्प फोल्डर को एक्सेस करना है, उसके अंदर क्या फाइल्स हैं वगैरह देखना है या अपलोड करनी है कोई चीज, तो कैसे कर सकते हो, आपको इसको अपने सिस्टम पे माउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम लोग वो सीखते हैं। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए कमांड होता है, जिन्होंने आज तक यूज नहीं करा है, माउंट कमांड, ठीक है। तो माउंट लिखेंगे, माउंट लिखने का -o ऑप्शन देंगे। -o का मतलब है ऑप्शंस, इसके आगे आप माउंट के सारे ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे कि आप जो माउंट करना चाह रहे हो टेम्पररी फोल्डर को वो किस परमिशंस के साथ करना चाह रहे हो, खाली रीड चाहिए, खाली राइट चाहिए, रीड राइट दोनों चाहिए, वो आप बता सकते हो। तो मेरे को रीड और राइट दोनों चाहिए। कॉमा देंगे, अगले क्या क्या ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आप देना चाह रहे हो कॉमा के बाद लिख सकते हो एक साथ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा वर्जन VERS = 3। अब क्योंकि ये काफी पुरानी मशीन है, हम लोगों को पता है ये वाली काफी पुरानी मशीन है, तो जो करंट वर्जन चल रहा है ना एनएफएस का वो 4 पॉइंट समथिंग है, 4.1 4.2 ऐसे एनएफएस का करंट वर्जन चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये मशीन पुरानी है तो इस पर वर्जन 3 रन कर रहा है, तो इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है माउंट को कि भाई वर्जन 4 मत यूज करो, वर्जन 3 यूज करो, ठीक है। उसके स्पेस देंगे, यहाँ पे हमने अपने सारे ऑप्शन देते हैं। उसके बाद आपको एनएफएस का आईपी देनी पड़ेगी जहां से आपको माउंट करना है, वो आईपी दी, और उसका कौन सा फोल्डर माउंट करना है वो आपको बताना पड़ेगा। टीएमपी फोल्डर मेरे को उसका चाहिए। अब आपको एक डायरेक्टरी देनी पड़ेगी कि कहां पे आप ये करना चाहते हो काम, वो आपको बताना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या फोल्डर दूं अपना, आपको यहाँ पे फोल्डर देना है MNT फोल्डर। जिन्होंने आज तक यूज नहीं करा है तो लिनक्स में पहले से एक MNT फोल्डर आता है, ये इसीलिए होता है कि कोई भी चीज आप माउंट कर रहे हो तो इस फोल्डर के अंदर माउंट कर दो। अब मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई कि पहले आपको माउंट के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ता है जिसमें आप ये माउंट करना चाहो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। इसको कॉपी कर लिया कमांड को, पूरे को बैक मारते हैं और मैं यहाँ क्या करूंगा MKDIR MNT के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, TMP नाम से बना लेते हैं, आप किसी भी नाम से बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटर मारते हैं, अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब आप बता सकते हो कि माउंट के अंदर एक टेम्परेरी नाम के फोल्डर के अंदर इसको माउंट कर दो TMP नाम से। एंटर मारते हैं और ये यहाँ पे हमारे जो माउंट कर देगा इस IP के टेम्परेरी फोल्डर को हमारे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप CD कर सकते हो MNT के अंदर TMP, तो आपको दिखेगा उसी का टेम्परेरी फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। ls-la करोगे आपको वही सेम फाइल्स जो वहाँ पे थी वही सेम फाइल्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आप देख रहे हो उसके टेम्परेरी फोल्डर में आप आ गए।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फाइल, क्योंकि आपके पास रीड और राइट दोनों है, तब यहाँ पे फाइल्स इनको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, प्लस आप यहाँ पे अपनी फाइल्स अपलोड भी कर सकते हो। अब मेन पार्ट आता है कि प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे कर सकते हैं। अभी तक आपने जितना देखा ना, ये इनिशियल एक्सेस के लिए यूजुअली यूज होता है, क्योंकि आप यहाँ पे गए, आपको पता चलेगा यहाँ पे पासवर्ड .txt रखिए, पासवर्ड मिल गए, आप लॉग इन कर पाओगे SSH की मदद से। लेकिन प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए नो रूट स्क्वाश अगर ऑप्शन अनेबल्ड है, तो उसकी मदद से हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। कैसे? अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, लेट्स से हेलो लिख के यहाँ पे इको करते हैं, या टच की मदद से भी कर सकते हो, कैसे भी file.txt। अब आप देखना यहाँ पे, क्योंकि मैं रूट यूजर हूँ, अगर मैं आपको who am I करके दिखाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे रूट यूजर हूँ ls-la, तो अब इसके टेम्प फोल्डर में, दूसरी मशीन का टेम्प फोल्डर है, हमारा टेम्प फोल्डर नहीं है ना, उसमें जब मैंने file.txt अपलोड करी, उसका देखो, उसका ओनर रूट ही है, उसका जो ग्रुप है वो रूट ही है। अब यहाँ पे खतरनाक कब होता है, अगर मैं दूसरी मशीन में जाऊँ जिसमें हमने SSH कर रखा था, वहां पे वापस चलते, जिसका टेम्प फोल्डर है, मैं वापस आ गया SSH वाली मशीन के अंदर। अब मैं अगर यहाँ पे आपको ls-la करके दिखाऊं, तो अब आपको दिखेगा, हम किसी और फोल्डर में, सॉरी टेम्प में चलते हैं, ls-la करके दिखाऊं अगर आपको, तो आपको दिखेगा यहाँ पे file.txt बन रखी है, और इसको भी यही लग रहा है कि भाई इसके रूट ने बनाई है, इसके रूट यूजर ने। यानी कि आप कोई भी एक फाइल बना सकते हो और उस पर रूट की तरीके से परमिशन सेट कर सकते हो उस टेम्परेरी फोल्डर के अंदर। तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या काम करेंगे, एक रिवर्स शेल क्रिएट कर सकते हो, या कोई भी एक ऐसी बाइनरी वहां पे रख सकते हो, उस पर SUID सेट कर दोगे, और वो SUID क्योंकि रूट ही सेट कर रहा है, उसको तो यही लग रहा है रूट सेट कर रहा है, तो वो रूट की तरीके से SUID सेट हो जाएगी, जिसकी मदद से हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आपको समझ आएगा और अच्छे से। वापिस चलते हैं अपने सिस्टम पे, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ cp bin बैश को कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गई, ls-la करते हैं, यहाँ पे बैश फाइल आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, chmod प्लस S और X दोनों देंगे हम एग्जीक्यूट, और वैसे तो एग्जीक्यूट ऑलरेडी है, पर X इसलिए हो गया एग्जीक्यूट के लिए, S हो गया SUID के लिए, दोनों देनी पड़ती है, दोनों अलग अलग परमिशन है। एक दोगे, अगर आप खाली S दोगे और उस पर X नहीं होगी, तो वो कैपिटल S बन जाएगा और वो किसी काम का नहीं होगा, X देना ही पड़ता है। ठीक है, X दे दिया, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या दे सकते हो कि बैश को, जो करंट डायरेक्टरी में बैश है, उसको यहाँ पे एंटर मार दीजिए। ठीक है, अब ls-la करोगे तो ये SUID फाइल बन जाएगी, जिसकी मदद से हम शेल ले पाएंगे। बन गई। अब वापस चलते हैं SSH वाली मशीन पे। अब यहाँ आने के बाद मेरे को प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, ये यूजर से मेरे को रूट पे जाना है, तो अगर मैं ls-la करूंगा तो इसको भी यहाँ पे मिल जाएगी बैश, एक SUID वाली सेट, जिसको रूट नहीं करा है। तो अगर मैं इससे शेल लूंगा तो वो रूट का ही मिलेगा, इसी सिस्टम के रूट का, और आप फायदा ले पाओगे उसका। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ इसे, बैश, और मैं -p के साथ रन करूंगा, क्योंकि इसकी SUID की प्रोटेक्शंस होती हैं बैश के अंदर, वो डिसेबल करने के लिए। एंटर मारते हैं, बट हमारे को ये एरर आ रहा है। अब ये काफ़ी पुरानी मशीन है, इसके साथ काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये यूजुअली तरीका मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ NFS में, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरीज जो है डिफरेंट है। मेरे सिस्टम पे काफ़ी लेटेस्ट है, इसमें बहुत पुरानी शेयर्ड लाइब्रेरीज है, तो मिसमैच कर रही, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं क्या काम करूंगा, अगर bin bash काम नहीं कर रहा है, मैं MSF Venom से एक पेलोड बना लूंगा और उस पर SUID सेट कर दूंगा, उससे भी सेम काम हो जाएगा। तो वापस चलते हैं अपने सिस्टम पे। अब यहाँ आने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, MSF Venom -p। अब आप एक रिवर्स शेल भी दे सकते हो, रिवर्स शेल में ज़्यादा मेहनत है, नेटकैट वगैरह स्टार्ट करो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या काम कर सकते हो, लिनक्स *64, ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्ट दे सकते हो। एग्जैक्ट पेलोड आपको हेल्प करता है कि कुछ भी चीज़ आप इसके चाहोगे वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं cmd =, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हम दे देते हैं bin bash -p भी दे सकते हो, bin bash को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, bin sh भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप क्या देना चाहते हो। मैं bin sh दे देता हूँ ताकि -p वगैरह का झंझट ना हो। ठीक है, ये हमने दे दिया। तो ये क्या काम कर रहा है, ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इस cmd के अंदर bin sh को, यानी कि आपको शेल दे देगा। आप ऐसा एक पेलोड बना रहे हो, -f elf फॉर्मेट में हमारे को चाहिए, -o इसका नाम शेल रख देते हैं खाली। ठीक है, ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, विंडोज में भी होता है ये, मतलब विंडोज के लिए बन जाता है एग्जैक्ट नाम से। अगर आप विंडोज में कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे calc.exe, कैलकुलेटर अगर आपको एग्जीक्यूट करना है calc.exe, ठीक है, cmd.execute करना है, अगर आपको cmd ओपन करना है पावर शेल, तो आप यहाँ लिख दोगे cmd.exe, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी चीज़। तो आप ऐसे कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो वाले पेलोड भी बना सकते हो, जिससे आपको रिवर्स शेल की पूरी मेहनत बच जाती है। समझ गए इस बात को। अब क्योंकि हमारा ये पेलोड बन गया है, ls-la करते, यहाँ पे हमारा आ गया शेल, इसको हम यहाँ पे देंगे chmod। अब याद रखना, आपको +x भी देना है और s भी देना है, क्योंकि एग्जीक्यूट और SUID दोनों देनी है। x नहीं दोगे तो खाली कैपिटल S होगा, ठीक है, और उससे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी बाइनरी। उसके बाद आपको ये देना है, तो $/shell दे देंगे। अब यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई है। वापस चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने SSH करा था मशीन के अंदर, ls-la करेंगे, और आपको दिखेगा यहाँ पे शेल वाली हमारी फाइल है जिसपे SUID सेट है और रूट यूज़र ने करी है। तो अगर हम इससे शेल लेंगे तो हमारे को रूट यूज़र का ही मिलेगा। तो इसको रन करते हैं, शेल एंटर मारते हैं, एंड बूम वी आर रूट। ठीक है,
और आपको दिखेगा EUID जो है हमारी रूट के इक्विवेलेंट हो, हम रूट यूजर बन गए हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे नो रूट स्क्वाश का फायदा, रूट स्क्वाश एक परमिशन है, ठीक है, जो आपको हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में कि अगर सामने वाला रूट यूजर है और वो कोई फाइल क्रिएट कर रहा है तो उसका ओनर रूट ना हो, वरना वो इस टाइप से फायदा उठा सकता है SUID बना के। अगर आप लिखते हो नो रूट स्क्वाश, इसका मतलब आप उस ऑप्शन को डिसेबल कर रहे हो और वो ऑप्शन डिसेबल होते ही आप फायदा उठा के लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। समझ गए इस बात को? सो आई होप सो आपको NFS समझ आया हो, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इस टॉपिक में। अगर हो तो दोबारा देख लेना या किसी और की वीडियो देख लेना मेरे से समझ ना आया हो। और अगर आपको इसी चैनल पे इसी टाइप का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय हेडिंग ओवर टू dtce.com/support। वहाँ जाके एक छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।